जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों। जितने भी नीट लवर है अर्थात जो 2025 में नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस सेशन में और इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि इससे आगे हमने पहले क्लास में सवाल के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज मैं आपका कुमार सर, जो कि आज एक अनोखा टॉपिक से हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कि सवाल का वर्गीकरण। अर्थात इससे पहले टॉपिक में, अर्थात इससे पहले वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। और उसमें सवाल के बारे में बताया गया है कि सवाल का उपयोग क्या है, सवाल जनन कैसे करता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सवाल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जब हम लोग वर्गीकृत पढ़ लेते हैं तो हमें सवाल से जुड़ा हुआ हर एक तत्व, हर एक चीज जो है क्लियर हो जाता है। और हमने यह भी कहा था कि से सवाल को आर्थिक रूप में भी उपयोग किया जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट कर बताइए कि सवाल को या फिर अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के दौरान कौन सा सवाल को लेकर जाते हैं, सवाल का नाम बताएं। कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि सवाल का वर्गीकृत कैसे करें। ठीक है, बेसी देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। कि सवाल का वर्गीकरण अर्थात सवाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सवाल सुनाए, इसे याद कीजिए कि सवाल के जब हम लोग बता रहे थे उपयोग के बारे में, उसमें हमने लाल, भूरे और हरे रंग की चर्चा किए थे। और देखते हैं कि यह लाल, भूरा और हरा रंग कौन सा सवाल है, इसका हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। और सवाल को मुख्यतः कितने भाग बांटे गए? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहले लोग बात करते हैं तो पहला क्या है? क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी सवाल। याद रखिए, कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, सवाल के बारे में 3 चीज तो आपको मालूम है कि क्लोरोफाइसी, फ्यूओफाइसी, रोडोफाइसी। सिर्फ फाइसी लगा दीजिए, सब सामने क्लोरो हो गया, रोडो होगा, फ्यू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फाइसी लगा दीजिएगा। जैसे में पहला क्लोरोफाइसी सवाल, फ्यूओफाइसी सवाल और रोडोफाइसी सवाल। जब हम क्लोरोफाइसी सवाल की बात करते हैं तो यह हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का। अर्थात आप बरसात के समय में जहां पर पॉल्यूशन की मात्रा कम है, अर्थात प्रदूषण की मात्रा कम है, वहां पर देखिएगा बरसात के समय इसका ही राज चलता है। वहां पर आपका सवाल देखने को मिले, हरे रंग का सवाल देखने में। ये हरा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम ए और बी कहते हैं। इसे थोड़ा याद रखिएगा। और इसका आवास जो है एकदम स्वच्छ जल और नदियों में आप अधिक मात्रा में सवाल देख पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है फियोफाइसी सवाल। अब फियोफाइसी सवाल कैसा होता है? फियोफाइसी सवाल का रंग भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। और इसके अंदर भूरे होने का भी एक राज है। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वर्णक की बात करते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, लेकिन ए और बी नहीं पाया है। इसके अंदर वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक ए और सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए और सी। याद रहेगा किसे? फियोफाइसी के बाद, फियोफाइसी सवाल के पास जो है भूरे रंग का एक एक रीजन है, क्योंकि इनके पास वर्णक जो है ए और सी पाया जाता है, जिससे कहा भूरा रंग होता है। इसके आवास की बात करते हैं तो यह आपको स्वच्छ जल और ठंडा पानी भी देखने को मिल जाएगा। जहां ठंडा पानी, शीतल पानी हो, वहां पर आपको इसका राज देखने को मिल जाएगा, किसे फियोफाइसी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तीसरा में बात करते हैं तो तीसरा है रोडोफाइसी। क्या है? कि रोडोफाइसी सवाल, इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। क्या होता है? लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्णक पाया जाता है, जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, वह ए और डी होता है। क्या होता है? ए और डी होता है। याद रहेगा। तो रोडोफाइसी क्या है? रोडोफाइसी सवाल जो है भूरे रंग का होता है। इसका एक ही रीजन है कि इसका वर्णक जो अर्थात क्लोरोफिल जो है वो ए और डी होता है। याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो हम लोग अधिकतर समुद्र भाग में देखते हैं। इसका आवास स्थान की बात करते हैं समुद्र भाग में। जैसे ये लाल सागर, आपने नाम सुने होंगे, किसे? आपका लाल सागर जो है अमेरिका के बगल में या फिर यूरोप के बगल में जो है लाल सागर है, क्योंकि वहां पर लाल सागर इसलिए कि वहां पर लाल रंग का शैवाल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि इसका लाल होने के एक ही रीजन है कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह ए बी ना होकर ए डी है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, यह 3 प्रकार के हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से 3 का इसका उपयोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, कैसे इसको हम उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या पाया जाता है। तो पहले शुरुआत हम लोग करते हैं
क्लोरोफाइसी शैवाल से, किससे? क्लोरोफाइसी शैवाल से, जो कि हरे रंग का होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप हरे रंग का शैवाल अपने अगल बगल घर में या जो भी व्यक्ति गांव में रहते हैं उनको यह अच्छी तरह से दिख जाएगा, क्योंकि गांव में प्रदूषण न के बराबर ही होता है, नहीं होता है। शहर में अत्यधिक गांव के मुकाबले प्रदूषण होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक क्लोरोफाइसी शैवाल के ऊपर। क्लोरोफाइसी शैवाल क्या है, ठीक है, और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका जीवन चक्र में क्या काम है, समझिए क्या है क्लोरोफाइसी। समझिए क्लोरोफाइसी के सदस्य को हम प्राय हरे शैवाल कहते हैं, ठीक है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्राय हरे शैवाल कहते हैं। क्यों? कि उसका रंग कैसा था? हरा रंग होता है। क्यों रंग हरा होता है? तो हम कह सकते हैं कि यह एक कोशिकीय प्राणी है। तो हरा शैवाल कैसा प्राणी है? तो एक कोशिकीय प्राणी है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि हरा शैवाल जो है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी वो एक हरा शैवाल है जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय पादप है, जीव नहीं, एक कोशिकीय पादप है, याद रखिए। क्लो क्या सर? क्लोनिमय तथा तंतुमय हो सकते हैं। इसके आकार आकृति जो है तंतुमय संरचना होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभाव होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होती है। तो क्लोरोफिल आपको बताए थे कि वर्णक, इसके अंदर वर्णक जो ए और बी पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं वर्णक क्लोरोफिल ए और बी होने के कारण इस क्लोरोफाइसी शैवाल का रंग जो है हरा, हरी घास की तरह, हरा घास देखे हो ना, है ना, उसी तरह होता है आपका क्लोरोफिल क्लोरोफाइसी। याद आएगा? क्लोरोफाइसी याद आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। अर्थात जब हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए इसकी आकार कैसे होती है। इसकी आकार जो है कप के संरचना जो वैसे होती है, जालीनुमा संरचना होती है, और रिबन जो रिबन होता है उस आकार की इसकी संरचना होती है। इतना कंफर्म हुआ? समझे? जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है। यदि हम लोग बात करते हैं क्लोरोफाइसी शैवाल जो हरे रंग का होता है, उसकी भीतरी सतह बात करते हैं क्लोरोफाइसी का बना है, क्लोरोफाइसी नहीं, सेलुलोज का बना होता है। किसका बनता है? सेलुलोज का बना होता है। तथा बाहरी सतह पेक्टोज का बना होता है। अब कमेंट या फटाफट बताइए कि सेलुलोज है क्या, अर्थात सेलुलोज है क्या, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं, कहाँ पाया जाता है, कमेंट कर बताइए, ठीक है। चलो हाँ, ऐसे बता देते हैं कि सेलुलोज अर्थात आप लोग जो है पेड़ का जो बाहरी छाल है, नीम का ले लिया, आम का जो बाहरी छाल होता है, देखिएगा फिर जो लकड़ी काट देते हैं, क्या है, लकड़ी काट देते हैं तो उसका जो बाहरी छाल होता है वहां से एक छाल निकलता है जो सेलुलोज का बना होता है। किसका होता है? सेलुलोज का होता है। वो छाल क्या करता है कि पेड़ का जो लकड़ी है, पेड़ का जो लकड़ी है उसको प्रोटेक्ट, अर्थात बाहरी जो बाहरी पर्यावरणिक जो प्रदूषण है, जो प्रकाश से अत्यधिक मात्रा न पड़ जाए, उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कितना समझ है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि इसे जो हमारा हरा रंग का शैवाल है जो क्लोरोफाइसी है, उसका भीतरी सतह जो सेलुलोज का बनाता है, अब बाहरी सतह जो है पेप्टोज का बना है, पेप्टोज का बना होता है। इतना क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं कि जनन, इसके अंदर जो है कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से, क्या है कि इसके अंदर कायिक जनन होता है, उसकी मतलब संरचना, तंतु संरचना पाई जाती है, उसको टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु को स्पोर कहते हैं। विभिन्न प्रकार के बीजाणु अथवा स्पोर के बनने से, स्पोर का जो बनता है उससे हो सकता है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के, जैसे कैसे कायिक परिवर्तन हुआ अथवा विखंडन की वृद्धि हुई, तो उसका जो ऊपर की संरचना होती है, क्या होती है? ऊपरी जो संरचना होती है, जो तंतु में संरचना पाई जाती है, देखिए आराम से कि कभी भी जैसे हम लोग बरसात के समय है, बरसात समय आने ही वाला है, अभी बरसात चल ही रहा है, तो कभी समय मिलेगा तो आपको शैवाल जो है वन शॉट वीडियो में दिखा देंगे कि रियल में शैवाल कैसा होता है, ठीक है। वैसे ही आप पिक्चर दिखा देंगे, ठीक है, अगर पिक्चर देखते हैं, ठीक है, वहां दिखाएंगे। और जो तंतु में संरचना होती है, शैवाल जो तंतु में संरचना होती है, उसको टूट कर एक नए शैवाल का निर्माण करती है। और तंतु में संरचना के ऊपर जो है बीजाणु अर्थात स्पोर पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। उसी स्पोर को कहते हैं बीजाणु कहते हैं, ठीक है। बीजाणु जो
ऊपर में कायिक परिवर्तन कर छिन्न भिन्न नीचे टूट गिर जाती है, बिखर जाती है, वहीं से फिर एक नया सवाल उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, जो हरे रंग का होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल जो है अर्थात वर्णन की बात करते हैं तो ए और बी पाया है, जिसके कारण यह हरी घास की तरह दिखाई देती है। याद क्लियर हुआ। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है, अर्थात जो इसमें शैवाल में, याद रखिएगा किसे, जो हमारा क्लोरोफाइसिस शैवाल है जो हरे रंग का है, उसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर फटाफट बताइए कि से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, या फिर इसको कैसे पहचान सकते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। आप समझिए कि से जो हमारा अलैंगिक जनन है, जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में हो, अलैंगिक जनन जो है बहु प्रकार हो सकते हैं। हम लोग इसे जो मुख्य 3 प्रकार के रखते हैं, इसे विखंडन हो गया, मुकुलन विधि हो गया और कायिक परिवर्धन हो गया, 3 प्रकार के हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि से अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर बताए थे कि जो उसका बीच है, ऊपरी भाग, जो स्पोर वाला भाग है, बीजाणु भाग, उसमें जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, वहीं से उसका जो है अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और हम बात करते हैं कि जूस्पोर अर्थात स्पोरोरेंजिंग, क्या स्पोरोरेंजिंग, जिसे चल लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, क्या है, लघु बीजाणु धानी, जो कि नर भाग होता है। ठीक है, चल लघु बीजाणु, चल बीजाणु धानी, ठीक है, में बनते हैं। तो इसका जो स्पोर है कहाँ बनते हैं, जो स्पोर अर्थात कि जो स्पोर बीज है कहाँ बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जूस्पोरेंजिंग, क्या है, जूस्पोरेंजिंग में बनता है। याद रखिए, नाम थोड़ा हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा ना, तो सब कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मनुष्य से संभव नहीं हो पाए। आज से 500, 700, 800 साल पहले कौन जानता था कि से आने वाले 809 साल में मानव इतना टेक्नोलॉजी का विकास कर देगा कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन उस असंभव कार्य को भी मानव ने संभव कर दिखाया, है कि नहीं? और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इस टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने हर एक काम को पूर्ण करें और अच्छी तरह से करें। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका दुरुपयोग करे, सदुपयोग ना करे। टेक्नोलॉजी का हमें बार बताते हैं कि सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग करने लगेगा तो आपको भी टेक्नोलॉजी जो है आपका दुरुपयोग करेगा। है, आज हम देखते हैं कि माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए मोबाइल देते हैं, लेकिन बच्चे कुछ और ही देख रहे हैं। यूट्यूब पर क्लास चालू के नीचे सजेशन वीडियो में कुछ और ही आ रहा है कि ढिंचक ढिंचक कोई और ही वीडियो आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने दिए है, उम्मीद, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ दिए, तो उनका प्लीज कम से कम जो है विश्वास मत तोड़िए, भरोसा मत तोड़िए। बहुत भरोसा माँ बाप करते हैं अपने बच्चे पर। अपने बच्चे ही यदि भरोसा तोड़ देगा तो माँ बाप कहाँ जाएंगे, बताइए, आपसे पूछते कहाँ जाएंगे। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिए। और 2025 में जो नीट एग्जाम जो है, उसे डॉक्टर बनने का सपना ठान लिए तो ठान लिए, दिल में अरमान रख लिए, छोटा क्या बड़ा क्या क्या देखना है, दिल में एक अरमान रख लिए। लक्ष्य आपका एक ही है कि नीट 2025 जो है कैसी भी तरीका से हमें पढ़ना है, अर्थात कि उस डॉक्टर बनने का लालसा हमारे मन में उसे पा लेना है और एक मुकाम तक पहुंचना है। और इस कहानी को एक दिन सुनाएंगे, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, फुर्सत मिलेगी तब। आगे हम बात करते हैं इसे। अभी हमने अलैंगिक जनन देख लिए कि किस तरह से क्लोरोफाइसी अर्थात हरे शैवाल जो है किस तरह से अलैंगिक जनन करते हैं। अब तो लैंगिक जनन में आते हैं। लैंगिक जनन में जहां पर नर और मादा थोड़ा अलग हो, भिन्न हो, ठीक है, लेकिन युग्मक तो बनते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जैसे अलैंगिक में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक में युग्मक का निर्माण होता है। यह कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना वो, तो अच्छी तरह से लैंगिक और लैंगिक में आप पहचान कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। जैसे ही लैंगिक जनन होती है तो उसमें लैंगिक कोशिकाओं बनने में बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई देती है, इसी को हम कहते हैं लैंगिक जनन। जो विभिन्नताएं दिखाई, जो युग्मक का निर्माण करे, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। इतना आसान टॉपिक है, समझिए ध्यान से कि लैंगिक जनन जिसमें युग्मक निर्माण करे, और इसका युग्मक जो है, हम बात करते हैं कि इसके युग्मक जो है समयुग्मक होते हैं, अर्थात समयुग्मकी, अर्थात किसका दोनों नर और मादा दोनों युग्मक क्या समान होंगे।
अब कुछ कुछ में ये भी देखा गया है कि से असमान युग्मक, कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई छोटा और कोई बड़ा युग्मक देखे गए हैं क्लोरोफाइसी अर्थात हरे शैवाल के अंदर लैंगिक जनन के समय, बता रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे शैवाल में अर्थात जो हरे शैवाल से कुछ कुछ ऐसे उसमें प्राणी प्रजाति देखे गए हैं पौधों पादप की कि जिसमें विषम युग्मकी, क्या होता है विषम अर्थात के दोनों भिन्न है, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये समयुग्मकी असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य जैसे हम बात करते हैं तो 3-4 सदस्य के बारे में दिया हुआ है, इसे पहले में पढ़ाए थे और ध्यान पूर्वक समझिएगा और ध्यान को देखिएगा तो आराम से आपको एक एक चीज जो है एक एक सेक्रीफाई होते चला जाएगा, ठीक है। जब हम इस सदस्य की बात करते हैं तो क्या सदस्य है, क्या है क्लेमाइडोमोनस, थोड़ा सा नाम याद है, हम खुद बोले थोड़ा सा नाम, पादप जगत में जो बॉटनी है सर, बॉटनी में जो है थोड़ा सा नाम याद करने में मुश्किल होता है, जिसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। आई इसमें इम्पॉसिबल लिखा तो उसमें पहला अक्षर है आई एम पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, है कि नहीं। भाई मानव भगवान ब्रह्मा भगवान ऐसे ही तुमको रच दिए, ऐसे थोड़ी ना बनाया है मानव को, दिमाग दिए, विवेक दिए, बुद्धि दिए, यूज करो उसका कम से कम, है क्या है क्लेमाइडो, क्या है क्लेमाइडोमोनस बॉलवॉक्स यूलोथिकस, क्या है यूलोथिकस स्पाइरोगाइडा तथा तारा, यह सब जो है पिछले वीडियो में A to Z जो हमने चित्र के द्वारा अच्छी तरह से आपको समझा दिए थे। यदि आपने अभी बताया कि और वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर जाकर आराम से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका था क्लोरोफाइसी। आई होप कि मैं समझता हूं कि आपको इतना तक समझ में आ ही गया होगा और आगे हम लोग बात करते हैं फियोफाइसी के बारे में कि आखिर फियोफाइसी क्या है, इसका जनन कैसे होता है, यह उपयोग कहाँ आता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फियोफाइसी 2 क्या है कि फियोफाइसिस अर्थात क्या है फियोफाइस सवाल, आखिर क्या होता है, इसका रंग कैसा है। तो रंग की बात करते हैं तो हम तो आगे बता दिए, इसका रंग जो भूरे रंग का होता है, कैसा होता है भूरे रंग, मिट्टी का जो रंग होता है वैसा होता है, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है तो स्वच्छ जल और ठंडा पानी में पाया जाता है, जहाँ पर ठंडा पानी शीतल पानी है, शीतल जल है, वहां पर यह पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग भूरे रंग का होता है, इतना क्यों भूरे रंग का होता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है कि क्लोरोफिल वर्णक जो है ए और सी पाए जाते हैं, इतना तो याद रखिए, ठीक है। और उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो उसका जो माप है, आकार है, आकृति में क्या बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई हमें पड़ देती है, ठीक है, दिखाई देती है। आई बात के यह सरल शाखित तंतुमय, जिससे हम लोग कहते हैं तंतुमय कहते हैं एक्टोकार्पर्स, क्या कहते हैं एक्टोकार्पर्स कहते हैं, याद रखिए तंतुमय को हम लोग एक्टोकार्पर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सरल शाखित तंतुमय से लेकर सघन शाखित जैसे केल्स तक हो सकते हैं, अर्थात छोटा सा से लेकर बड़ा वाला जो केल्स होता है, आप लोग को पहले हमने पढ़ा दिए थे, कल पढ़ाए थे, किसे सवाल जो वर्ग में उसमें सवाल जो पढ़ाए उसमें पढ़ाए थे कि सबसे बड़ा सवाल केल्स को कहा जाता है, किसको केल्प्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए फल देखिए किसे केल्स जो है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केल्स जो सबसे बड़ा यहाँ सबसे लंबा और आप लोग लगा दिया है केल्स। इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं यह 100 मीटर का होता है, कैसा होता है इसकी ऊंचाई जो हम बात करते हैं 100 मीटर तक हो सकता है, इतना सबसे बड़ा जो है केल्स, ठीक है। यह कैसा होता है भूरे रंग का होता है, यह स्वच्छ जल और ठंडा पानी में पाया जाता है। सबसे बड़ा शैवाल जो है केल्प्स है, क्या नाम है केल्प्स है, यह याद रखिएगा। नीट एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में 12 पूछता है कि सबसे बड़ा जो सवाल है उसका नाम बताइए, तो केल्प्स करेक्शन करके आइएगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, हाँ केल्प्स की हाँ ऊंचाई देखिए कि केल्प्स की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए सी, ए को हम लोग कहते हैं कैरोटीनॉइड, क्या कहते हैं कैरोटीनाइड, क्या कहते हैं कैरोटीनाइड, याद रखिए कैरोटीनाइड, अथवा सी ए को हम समझे कैरोटीनाइड कहते हैं, क्या कहते हैं कैरोटीनाइड, और सी को जैंथोफिल कहते हैं, क्या कहते हैं जैंथोफिल। याद रखिए 2 वर्णक के इसमें नाम दिया, लेकिन आपका जो है हरे ये क्लोरो
क्लोरोफाइसी का नाम शायद नहीं दिया था, ए और बी उसमें क्लोरोफाइसी का नाम नहीं दिया था, लेकिन इसमें नाम दिया हुआ है कि भूरे रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें वर्णक जो है अर्थात क्लोरोफिल ए और सी पे आता है। ए का नाम इसमें बताया गया है किसे कैरोटीनाइट है, और बी का बताया गया है कि जैंथोफिल है। क्या है? जैंथोफिल। जैंथोफिल याद रखिए, दोनों को मिले होता है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। शेड क्या है? शेड कहा गया है। अब शेड क्या है देखिए कि ये शेड जैथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिल की मात्रा पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करेगा? तो फ्यूको क्या है? किसे? फ्यूकोजैंथिल। फ्यूकोजैंथिल एक उसमें वर्णक पाया जाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है यह सेट जो है कितना मात्रा में पाएगा। यह सेट जो है जैंथोफिल। क्या है? जैंथोफिल वर्णक। तो जैंथोफिल वर्णक कौन सा हो गया? प्यारे बच्चे कमेंट कीजिए कि जैंथोफिल वर्णक कौन सा हो गया। तो जैंथोफिल वर्णक हमारा फियोफाइसी का वर्णक क्लोरोफिल सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। संचित का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? तो संस्कृत का संचित क्या है? संचित का मतलब होता है कि स्टोर करना। इस पर जब हम बात करते हैं भूरे जिस केल्स की बात करते हैं, केल्स में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह अपने आप शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में स्टोर कर अर्थात संरक्षित कर रखती है। तो प्यारे बच्चे यही लिखा हुआ है कि इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। इतना क्लियर हुआ। तो आगे हम जनन की ओर बढ़े। ठीक है, चलिए। अब भोजन किससे बनता है उसको देखते हैं। तो किसके रूप में? तो हम लोग देख लिए यह भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित कर रखता है। इतना क्लियर आप लोग को हो ही गया होगा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनोटोल के रूप में हो सकता है। यह भोजन जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित किया है, लेकिन और इसके अलावा आपका जो है लैमिनेरिन क्या है? लैमिनेरिन अथवा मैनोटोल के रूप में भी हो सकता है। जो आपका फियोफाइसी शैवाल जो है, जो भूरे रंग का शैवाल है, वो अपना भोजन को इस तरह बना सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होता है। अर्थात कि हमने इससे पहले भी चर्चा किया था सेलुलोज क्या होता है। तो फटाफट कमेंट में बताइए क्या होता है सेलुलोज। हाँ, सेलुलोज उससे कहते हैं जो किसी भी पादप अर्थात पेड़ पौधे को सुरक्षा देने के लिए कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं सेलुलोज। याद रहेगा। ठीक है, अगला बात क्या है? जिसके बाहर की ओर एल्जिन क्या है? जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी क्या है? जिलेटिनी स्तर बना होता है। भीतर को समझ में आ गया कि सेलुलोज का बना होता है, लेकिन बाहरी स्तर जो है जिलेटिनी का बना होता है। इसे याद रखिएगा। किसका बना होता है? तो हम कह सकते हैं कि एल्जिन का जिलेटिनी, एल्जिन का जो है उसी का भाव होता है, जिलेटिनी का बना होता है बाहरी स्तर। अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। अर्थात जब रसधानी की बात करें, क्या होता है रसधानी, केंद्रक क्या होता है, इसका चर्चा करें तो समझिएगा। इसे आप लोग जब कोशिका पढ़ रहे होंगे या फिर कोशिका पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो हमारे YouTube चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर भी कोशिका के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ फुल्ली डिटेल के साथ हम लेकर आने वाले हैं। आगे लोग बात करते हैं कि रसधानी जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, जिसे वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। पानी को स्टोर किया जाता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके अंदर रसधानी पाया जाता है। हर एक कोशिका के अंदर रसधानी पाया जाता है। रसधानी क्या करता है कि हमारे शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करता था, जल को क्या अवशोषित करता है, इसको याद रखिएगा। और केंद्रक जो है कि हमारे दिमाग का जैसे केंद्रक हो, हर एक कोशिका केंद्रक जो सभी अंगाणु को, जितना भी कोशिका अंगाणु है, उसको हर समय समय पर जो आदेश देता रहता है कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, तो हर एक जीव के अंदर, या चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो, सबके अंदर जो है केंद्रक और रसधानी बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। 11 अंगाणु कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जब लोग कोशिका पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा डिटेल के साथ उसमें हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग सवाल कर पढ़े। सवाल में याद रखिएगा कि फियोफाइसी के अंदर जो है उसमें राजधानी और केंद्रक दोनों उपस्थित होते हैं। कितना याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पौधे प्रायः संलग्न द्वारा
अर्ध स्तर, जिसे अर्ध स्तर को हम कहते हैं सबस्टेटम, क्या कहते हैं सबस्टेटम, सबस्टेटम जिसे हम कहते हैं अर्ध स्थल भी कहते हैं, से जुड़ा रहता है और इनमें एवं वृंत तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। यदि हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात करें कि दुनिया में ऐसा कोई सा पौधा है ही नहीं जो बिना प्रकाश संश्लेषण लिए जो है अपना काम या फिर अपना भोजन बना सकता है। ठीक है, तो यदि हम लोग फियोफाइसी में बात करते हैं तो फियोफाइसी में जो है प्रकाश संश्लेषण लेने के लिए वृंत अथवा एक डंठल, एक पत्ती और इसी तरह की संरचना पाई जाती है। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि फियोफाइसी का जो अलैंगिक जनन होता है वह विखंडन विधि अर्थात टूटने से बनता है। विखंडन होता है टूटने से जो बनता है उससे कहते हैं विखंडन विधि। तो हम कह सकते हैं कि फियोफाइसी में जो है आपका अलैंगिक जनन कैसा होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। तो कि लैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फैजिला युक्त जुस्पोर द्वारा होता है। नाशपाती आप लोग देखे होंगे जिसे लोग खट्टा मीठा फल भी कहते हैं, नाशपाती फल को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फियोफाइसी सवाल है उसमें जो है अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार का दो जुस्पोर होता है। कैसा होता है, दो जुस्पोर होता है। कैसा आकार होगा, नाशपाती के आकार के जैसा होगा। और हम कह सकते हैं कि इससे जो फैजला युक्त है उसी से जो है अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फैजला युक्त जुस्पोर द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन की क्रिया कैसा होता है, तो जुस्पोर कैसा, नाशपाती के आकार का जुस्पोर होता है। जुस्पोर का मतलब बीजाणु, क्या होता है, बीजाणु। जिसका बीजाणु है टूट कर अलग होता है तो नाशपाती के आकार के जैसा होता है, जिससे हम लोग कहते हैं नाशपाती आकार का जुस्पोर। जुस्पोर मतलब बीजाणु, याद रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू। आगे इसके जो फैजिलस असमान होते हैं, जो हम लोग फैजिला देखे थे कि अलैंगिक जनन में नाशपाती आकार का जो इनका फैजिला होता है, जो युग्मक फैजला युग्मक होता है जो नाशपाती आकार का होता है, तो किस तरह जो है अलैंगिक जनन क्रिया होती है। यदि हम उसकी बात करते हैं तो इसके फैजला असमान होते हैं तथा वे पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं। आपस में क्या होता है, दोनों चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, क्या है, दोनों आपस में चिपके हुए रहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें अब तो हम लोग अलैंगिक देख लिए, अब लैंगिक देखते हैं कि इसमें लैंगिक जनन अर्थात समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी हो सकते हैं। तो इसमें जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो समयुग्मकी अर्थात दोनों की युग्मक जो है समान होगी, चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों की युग्मक क्या होगी, समान होगी। और दूसरी बात करते हैं तो यह जो है विषम युग्मक एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों अलग भिन्न हो सकता है कि नहीं। असम युग्मक एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। तो तीनों प्रकार के युग्मक जो है यह फियोफाइसी सवाल के अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो युग्मक का संगम जल में, अर्थात जहां इन्हों जो युग्मक आपस में नर और मादा युग्मक का संगम जो करते हैं आपस में, तो कहाँ करेंगे, जल में करेंगे अर्थात पानी में करेंगे। ठीक है, अथवा अंडधनी का मतलब किसे वैसा प्रजाति, अर्थात कि फियोफाइसी का वैसा प्रजाति जिसके युग्मक जो है विषम युग्मकी हो अर्थात भिन्न हो, उसे हम कहते हैं अंडधनी। क्या कहते हैं, अंडधनी। याद रखिएगा, में हो सकता है युग्मक, क्या है, किसी युग्मक जो है पायरीफॉर्म अर्थात नाशपाती आकार, जो नाशपाती आकार का होता है, जो युग्मक नाशपाती आकार का होता है उसे हम कहते हैं पायरीफॉर्म। क्या कहते हैं, पायरीफॉर्म। याद रखिएगा कि नाशपाती आकार का जो जुस्पोर अर्थात युग्मक बनते हैं उसे हम कहते हैं पायरीफॉर्म। याद रखिएगा, पायरीफॉर्म। ठीक से की होती है और इसके पार्श्व में दो फैजिला होते हैं। ठीक है, ये सामान्य सदस्य की बात करते हैं तो एक्टोकार्पस, क्या है, एक्टोकार्पस, डिकटियोटा, क्या है, डिकटियोटा और लैमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस। ठीक है, आपको जो है याद करने में क्या दिक्कत होगा कि इसका जो फियोफाइसी सदस्य है कि डिक्टो है, डिकटियोटा, क्या है, डिकटियोटा। आपको इसको याद थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अभ्यास कीजिएगा तो बार कहते हैं किसी चीज को नियंत्रण अभ्यास करते हैं तो हम माहिर हो जाते हैं। यदि आप मैथ में बार नियंत्रण अभ्यास कर नियंत्रण कोशिश कर रहे हैं तो आप पक्का चैलेंज हमसे ले लीजिए, इससे आप जो है मैथ में माहिर होंगे, एकदम लगा कि फोड़ देंगे। ठीक है, तो यह भी थोड़ा लंबा होगी, लेकिन आप लोग अंत तक जरूर देखिए कि आपका सवाल तो एक ही बच चुका है।
ठीक है। थोड़ा अपने आप को समय दीजिए तो ही आप देखिए, थोड़ा सा लंबा हो गया मानते हैं, लेकिन आप अपने आप को समय दीजिए, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि एक और बच चुका है जिसे कहते हैं रोडोफाइसी, क्या कहते हैं, रोडोफाइसी। बात करते हैं कि रोडोफाइसी शैवाल, तो रोडोफाइसी शैवाल का रंग कैसा आता है, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी। पहले बताएं क्लास शुरुआत में ही, हाँ कैसा होता है, हाँ लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। रोडोफाइसी शैवाल का रंग जो है लाल रंग का होता है, याद रखिए। क्यों लाल रंग का होता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इसका रंग लाल वर्णक के कारण होता है, और उस लाल वर्णक का नाम है R5, क्या है, R फाइको एरिथीन, क्या है, R फाइको एरिथीन के कारण होता है। प्लस में साथ साथ क्लोरोफिल वर्णक ए और डी के कारण भी होता है, ठीक है। ए डी और आर फ्राइको, क्या है, किसे, आर फ्राइको एरिथीन, क्या है, आर फ्राइको एरिथीन के कारण भी इसका रंग जो है लाल। यह प्राय जो है समुद्र भाग के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इसकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। जहां पर समुद्र के गर्म क्षेत्र है, जहां पर गर्म क्षेत्रों वाले जो गर्म पानी है समुद्र में, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि रोडोफाइसी शैवाल पाए जाएंगे जिसका रंग लाल रंग होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे हम लोग समझते हैं कि ये पानी की सतह पर जहां अधिक प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी जहां प्रकाश कम होता है वहां पर भी पाए जाते हैं। दोनों जगह पाए जाते हैं कि समुद्र की सतह पर जहां पर प्रकाश की मात्रा अधिक होती है ये वहां भी पाया जाएगा, और जहां समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश कम होता है वहां भी यह पाया जाता है। अर्थात कंडीशन यह है कि क्षेत्र जो है गर्म होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। भोजन जो है क्या है, भोजन फ्लोरिडियन, क्या है, फ्लोरिडियन, भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। यह भोजन कैसे रखता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। संचित का मतलब स्टोर, बार बताया संचित करके स्टोर, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि रोडोफाइसी शैवाल जो है यह अपना भोजन जो है किसके रूप में, स्टार्च फ्लोरिडियन, क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित कर रखता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़े। आगे क्या है कि इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है। ग्लाइकोजन और एमाइलोप्रोटीन जो स्टार्च बनता है किसमें, कि जो आपका रोडोफाइसी जो स्टार्च बनता है फ्लोरिडियन, क्या है, फ्लोरिडियन जो स्टार्च बनता है वो किससे बनता है, तो एमाइलोप्रोटीन और प्लस में ग्लाइकोजेन की सहायता से बनता है। इतना क्लियर हुआ। किसे इनमें कायिक जनन, विखंडन, अलैंगिक जनन, अचल स्पोर का मतलब, अचल स्पोर मतलब किसी आपका जो बीजाणु है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोडोफाइसी शैवाल है जो कि लाल रंग का होता है उसमें अलैंगिक जनन जो है कायिक परिवर्तन विखंडन द्वारा होता है, इतना याद रखिएगा। वो भी अचल स्पोर अर्थात अचल बीजाणु के द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन इसमें जो है अचल युग्मक के द्वारा होता है। ये लिखा हुआ है कि इसे लैंगिक जनन अचल युग्मक द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषाणु युग्मकी होता है, विषम युग्मकी होता है, और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोडोफाइसी है उसमें लैंगिक निषेचन जो है उसका युग्मक जो बनता है विषम युग्मक होता है, विषम युग्मकी होता है, अर्थात दोनों भिन्न होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद जो है निषेचनोत्तर का विकास होता है, उसका निषेचन क्रिया आगे बढ़ती है और वहीं से जो है आपका क्या रोडोफाइसी का विकास होता है। इसके जो सदस्य की बात करते हैं, सदस्य का नाम याद रखिएगा। पहला हो गया पॉलीसाइफोनिया, क्या है, पॉलीसाइफोनिया। उसका हो गया ग्रेसिलेरिया, क्या है, ग्रेसिलेरिया, याद रखिएगा, ग्रेसिलेरिया। उसके बाद है पोरफायरा, क्या है, पोरफायरा तथा जिलेडियम, पोरफायरा तथा जिलेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि से आप जो है शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे इस वीडियो तक बने रहे और इस सेशन को कंप्लीट करने आप अहम भूमिका निभाए, थोड़ा समय देकर इस यहाँ पर आए। तो आशा करते हैं यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ यहाँ से हमें कुछ हेल्प मिल सकता है, तो अपने मित्र साथियों जितने भी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रजापति इंस्टीट्यूट पर कुमार प्रजापति सर जो है आपको लेके आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गरीब घर का बच्चा यह ना कर सके कि हम पैसे के कारण जो है पीछे रह गए पढ़ाई में, ऐसा नहीं है।
आपके यहाँ पढ़े हुए सर जो है जानता है हर एक बच्चे के दुख तकलीफ, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। इसी का हमने यूट्यूब पर आने का निर्णय लिया और बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का निर्णय लिया। और हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सहयोग कीजिएगा, जिससे कि हम भी और आप भी अपने नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रायोफाइट के साथ। आज तक यहीं तक बने रहे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर।